नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत एक नए फंड के बारे में होगी। उस फंड का नाम है पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें जैसे कि नाम से ही पता लग रहा होगा कि थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कहां कहां निवेश किया जा सकता है। मार्केट के इस दौर में जहां पे काफ़ी अनिश्चितता है, सामने की विजिबिलिटी बहुत कम है और बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, वैसे में क्या एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है, ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है? क्योंकि अलग अलग जो साइज़ की कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप या मिड कैप में कहाँ ज़्यादा पैसा बन सकता है, इसी को हम लोग समझने की कोशिश आज करेंगे फ़ायदेमंद फंड्स में। और इसको समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के सीनियर फंड मैनेजर अनिरुद्ध नाहा जी जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ फ़ायदेमंद फंड्स में। और इससे पहले कि मैं आपके फंड की डिटेलिंग में जाऊं, उसको हम लोग समझें, पहले एक ओवरव्यू मार्केट पे समझना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, कन्फ्यूज़न है। अमेरिका में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ के आ जाता है, फिर कुछ कहते हैं लोग कि बाइडेन साहब ने भी कहा कि ये कम हो जाएगा, ये तो आउटडेटेड है, लेकिन वो और बढ़ के आता है। फिर डर लगता है कि अब फेड अपनी बैठक में क्या करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है और हमारा बाजार उन्हीं के बीच में झूलता रहता है। तो एज ए फंड मैनेजर आप लोगों का क्या राय बन रही है इस वक्त मार्केट को लेकर के? नमस्कार नीरज जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, अगर आप मार्केट को देखा जाए, आज के दिन में जितने चैलेंजेस हैं, प्रॉब्ली एक साथ एक टाइम में इतने सारे चैलेंजेस शायद ही पिछले 10-15 साल में आए। एक आपका एक हेल्थ इश्यू है जो चल रहा है कोविड का, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एंड इसके काफी रिपरकशंस ग्लोबली है, इंडिया में भी है, क्योंकि कमोडिटीज पे इनका एक रिपरकशन जरूर है। इन्फ्लेशन अगर देखा जाए, ये 40 साल के हाई पे है आज, एंड इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड क्यूटी भी कर रही है, विच इज बैलेंस शीट को श्रिंक कर रहे हैं। तो एक साथ ऐसे 4 चैलेंजेस या 5 चैलेंजेस अगर देखा जाए, शायद ही पिछले 10 साल में आया। एंड ये चैलेंजेस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो क्लियरली नियर टर्म में मार्केट्स के लिए चैलेंजेस बना रहेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, अचानक से कमोडिटीज प्राइसेस गिर गए हैं, तो काफी कंपनीज में इन्वेंट्री लॉसेस भी आएंगे इस क्वार्टर। सो अगला 2 क्वार्टर के लिए हम लोग थोड़ा कॉशियस हैं। पर अगर एक इन्वेस्टर 3 से 5 साल का व्यू लेकर इंडिया में आता है, आई थिंक सो जो अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे नजर आ रही है एंड जिस वैल्यूएशंस पे नजर आ रही है, मुझे लगता है कि अगर 3 से 6 महीना का विंडो पे पैसा डिप्लॉय किया जाए तो अगले 3 से 5 साल में अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए। अच्छा अनिरुद्ध, आपने सही कहा कि इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ चल रही हैं पूरी दुनिया में। करेंसी भी उसमें जोड़ लीजिए, वहाँ भी पिएगा जी अलग किस्म की लड़ाई चल रही है, डॉलर और येन और रुपए सबके बीच में। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग अपने कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं अपने रिसर्च हेड के साथ और अपने किस तरह के डिस्कशंस आप लोग करते हैं कि ये क्या हो रहा है दुनिया में? फ्रैंकली यहाँ पे एक चीज जरूर है कि शायद 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, इसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस हमें शायद, इनफैक्ट इट्स न्यू टू अस आल्सो इन दैट सेंस, एंड जिनका एक्सपीरियंस 2008 से पहले का है, वो लोग इसको ज्यादा बेटर अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। क्लियरली देखिए, करेंसी जो है वो एक फॉलोआउट है ऑफ डिफरेंशियल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एंड अगर यूएस में जो कहा जा रहा है कि 75 बिप्स का रेट हाइक हो सकता है, अगर वो होगा तो इंडिया में भी रेट हाइक होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो डिफरेंशियल बढ़ जाएगा तो करेंसी पे और प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई के पास वो विंडो है कि करेंसी को यहाँ से ज्यादा डिप्रिशिएट होने की विंडो, मतलब अपॉर्चुनिटी दे। तो रेट हाइक्स डेफिनेटली होंगे यहाँ पे भी। इन्फ्लेशन जो हमें लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस आर अ लीड इंडिकेटर, क्रूड को छोड़ के मोस्ट कमोडिटीज हैव कम डाउन। क्रूड भी करेक्ट किया है, क्रूड भी ऑलमोस्ट $140 से आज $100 के आसपास आ गया है। नेचुरल गैसेस प्राइसेस हैव करेक्टेड, व्हीट हैज करेक्टेड। अगर आप पेपर देख ले,
आई मीन आप फूड कमोडिटीज, सॉफ्ट कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज, एनर्जी, हर जगह पे करेक्शन दिख रहा है। तो अगले 3 से 6 महीने में इन्फ्लेशन जो डेटा आएगा दैट शुड डेफिनेटली बी ऑन द लोअर साइड। लोअर साइड में आना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आपके फंड के बारे में समझते हैं। अनुरुद्ध, ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ये इसका नाम ही जैसे पता लगा, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टर को इसमें क्या एडवांटेज मिलता है जिससे उसको इस तरह के फंड की तरफ देखना चाहिए। देखिए, फ्लेक्सी कैप जैसे नाम से मालूम चलता है कि ये मार्केट में किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये पार्टिसिपेट कर सकती है। लार्ज कैप जैसे खाली लार्ज कैप कंपनीज में करती है, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। बट फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है, मार्केट का जो सिचुएशन है, जो वैल्यूएशंस है एंड जो इंडिकेटिव मूव है मार्केट्स में, उसको ध्यान में रखते हुए ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती है एंड एनी रेशियो। सो इससे क्या होता है कि एक इन्वेस्टर अगर कुछ पोर्शन अपना लार्ज कैप में रखना चाहता है, कुछ पोर्शन मिड कैप में रखना चाहता है, कुछ पोर्शन स्मॉल कैप में रखना चाहता है एज अ डाइवर्सिफिकेशन, वो इस एक फंड के थ्रू एक ट्रू टू द सेंस फ्लेक्सी कैप जो फंड है, अगर वो ट्रू टू द सेंस है एंड ये तीनों सेगमेंट में मूव करते रहती है, तो वैसे एक फंड के थ्रू वो बेसिकली जो प्रॉब्लम है ऑफ एलोकेशन वो आप एक फंड मैनेजर को दे देते हो, क्योंकि एंड वो फंड मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द मार्केट जाके इसमें चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, जहां वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं, जहां सस्ते लग रहे हैं, वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकता है। सो एसेट एलोकेशन का जो बड़ा कॉल है वो एक इन्वेस्टर को लेने की जरूरत नहीं है बिटवीन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो कॉल है वो एक फंड मैनेजर ले पाता है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये एक लिबर्टी है जिसकी वजह से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे फंड में भी बड़ी कंपनियों का शुमार ज़्यादा होता है, उनका वेटेज ज़्यादा होता है। क्या ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान रखते हैं, या इस बाज़ार में अभी भी आपको लग रहा है कि मिड कैप का पेन अभी खत्म नहीं हुआ है? देखिए, हमारा जो फंड है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली ट्रू टू द सेंस फ्लेक्सी कैप है। हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस उसमें खुल के पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम लोग बियरिश रहते हैं कि मार्केट शायद गिरने का आसार दिख रहे हैं, वहां पे हम लोग अप टू 65% लार्ज कैप चले जाते हैं। एंड जब हम लोग बुलिश रहते हैं कि मार्केट्स में ऊपर जाने की गुंजाइश है, तब हम लोग लार्ज कैप को कम करके 45% तक ले आते हैं। तो हमारा जो लार्ज कैप का पोजीशन है वो बिटवीन 45 to 65% घूमते रहती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंस, एंड बाकी जो पोर्शन है वो मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक ट्रू टू द सेंस फ्लेक्सी कैप है, एंड इस फंड के थ्रू आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डिपेंडिंग कि किस वैल्यूएशंस पे है, आपको एक पूरा एक्सपोजर मिलता है इन तीनों सेगमेंट्स। अच्छा, इसमें ये बंदिश तो नहीं होती ना कि किसी में एक सर्टेन परसेंटेज तक रखना है? नहीं, कोई बंदिश नहीं है, पर हम लोग थोड़ा सा लार्ज कैप को 45 के नीचे इसीलिए भी नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मतलब दे एक्सपेक्ट सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉट टू हाई रिस्क्स, एंड हेंस 40-45% अगर उसमें लार्ज कैप रखते हैं, वो एक सेंस ऑफ डिफेंसिवनेस है, लिक्विडिटी है, एंड इट गिव्स द फंड मैनेजर इनफ चांस कि 55% जो बाकी है उसमें आप, या 50% जो बाकी है उसमें आप लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मतलब अच्छे कंपनीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वक्त क्या आपको लगता है कि मिड कैप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स दिख रहे होंगे आपको, या आपको लगता है कि नहीं अभी वहाँ ज़्यादा अभी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अभी इस बैलेंस को ऐसे रखना चाहिए? देखिए, आज के दिन में हम लोग करीब 60% लार्ज कैप्स हैं एंड 40% मिड एंड स्मॉल कैप्स में। हमारा जो व्यू है ये है कि अगले 6 महीने में कहीं बॉटम बनेगा मार्केट का, एंड लोग इंक्रीमेंटली मिड एंड स्मॉल कैप्स खरीद रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कि जब बॉटम बने तब हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है इट इज वेल इक्विप्ड टू कैप्चर द अपसाइड।
द सब्सिक्वेंट अपसाइड। तो उस तौर पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है हम लोग। मिड कैप्स में वैल्यूएशंस कहीं कहीं पे काफी लुक्रेटिव हो गए हैं, बट लार्ज कैप्स में भी, क्योंकि एफआईआईएस का सेलिंग बहुत जोर से हुआ है लार्ज कैप्स में, तो वहां पे भी वैल्यूएशंस आर ऑन योर साइड। तो इंस्टेड ऑफ कैटेगराइजिंग कि लार्ज कैप्स में वैल्यूएशंस अच्छे हैं, मिड कैप्स में है या स्मॉल कैप्स में, आज के दौर पे आई थिंक सो ये कंपनी स्पेसिफिक हो गया है रादर देन इवन सेक्टर स्पेसिफिक। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि अगले 6 मंथ में कहीं बॉटम फॉर्म हो सकता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक कौन सा इंडिकेटर देखा जाए जिससे अंदाजा लगे कि शायद अब बॉटम बन रहा है? देखिए, एक चीज है, हम लोग जो क्लियरली जिसको वेरी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन डेटा है आज के दिन में। क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण आपके इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन से आपके इंटरेस्ट रेट्स बंधे हुए हैं, आपका करेंसी का जो इम्पैक्ट है वो भी उसी से बंधा हुआ है। तो इन्फ्लेशन कम होते हुए अगर आपको दिखे तो प्रॉब्ली आपको ये समझ में आना चाहिए धीरे धीरे कि इन्फ्लेशन का सबसे खराब जो डेटा पॉइंट है वो शायद आ गया है या आने वाला है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक इन्फ्लेशन हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन इज ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, एक चीज हो रहा है, 2 महीने पहले इन्फ्लेशन को लेके काफी बातें की जा रही थी, आज इनफैक्ट जो डर है वो डिसइन्फ्लेशन का धीरे धीरे सेट इन कर रहा है, एंड द फियर ऑफ रिसेशन। अगर ग्लोबली रिसेशन आता है, आई थिंक इंडिया एक ऐसा कंट्री रहेगा जहां पे फिर भी आपको रियल जीडीपी जो है वो करीब आपको 4 से 5% के बीच में पॉजिटिव जीडीपी मिलेगा। आप अगर इन्फ्लेशन जोड़ते हैं, आपका नॉमिनल जीडीपी फिर भी 10% के आसपास रहेगा। अनुरुद्ध, आपके फंड में फाइनेंशियल्स पे सबसे ज्यादा वेटेज है, क्यों? देखिए, फाइनेंशियल्स अगर आप पिछले 3 साल देखें, काफी अंडर परफॉर्म भी कर चुका है। वैल्यूएशंस आज कंफर्टेबल है। एसेट क्वालिटी के तौर पे एसेट क्वालिटी आज फाइनेंशियल सेगमेंट का काफी हद तक बेहतर हो चुका है। ग्रॉस एनपीए लेवल्स, जो एनपीए लेवल्स की बात की जाती है, वो काफी कम हो चुके हैं। वैल्यूएशंस की बात हम लोग की है कि कंफर्टेबल है। इसके अलावा द अदर थिंग इज, पिछले 3 साल में फाइनेंशियल सेक्टर ने काफी हद तक कैपिटल रेज किया है, सो दे आर वेल कैपिटलाइज्ड फॉर ग्रोथ। हमें ग्रोथ भी धीरे धीरे दिख रहा है। इनफैक्ट क्रेडिट ग्रोथ ऑफटेक हैज स्टार्टेड वेल। क्रेडिट जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव गॉन अप। तो आज के दिन में आपको इस सेक्टर में क्लियरली वैल्यूएशंस आपके फेवर में है। एसेट क्वालिटी साइकिल इज मोर और लेस ओवर, एंड सेक्टर इज वेल कैपिटलाइज्ड। इनके पास कैपिटल है टू ग्रो। तो अगले 2 से 3 साल में हमें क्लियरली ग्रोथ दिख रहा है इनमें, एंड एसेट क्वालिटी का उतना बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। एंड हेंस ये एक सेक्टर है जहां पे हमें लग रहा है अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए। पर अनुरुद्ध, इसमें बहुत कंसेंसस है, मतलब जिससे भी बात करिए उसको फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, तो इसका भी एक छोटा सा रिप्लाई चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर है बहुत बड़ा, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, एनबीएफसीज, फिर और छोटे छोटे हैं, तो आपकी नज़र कहाँ पर है? श्योर। देखिए, कंसेंसस की जो बात की जा रही है, हाँ, हम मानता हूं कि इसमें कंसेंसस है। हम लोग थोड़ा सा डिफर करते हैं कि फाइनेंशियल्स में जो ग्रोथ पहले दिखा था, शायद उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया के भी बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन है आज। काफी हद तक डेट हैज बीन रीपेड। तो इनके जो कैश फ्लोज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो कोई भी कंपनी अगर अपना केपेक्स जो कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका जो फंडिंग पहले होता था वो बैंक लोन से होता था। आज के दिन में इंटरनल कैश फ्लोज के थ्रू अपना कैपिटल फंडिंग कर रहे हैं। सो टू दैट एक्सटेंट जो केपेक्स ओरिएंटेड एक्सपेंशंस है, वहां बैंक्स का पार्टिसिपेशन काफी हद तक कम होगा इस बार के तौर पे। सो वर्किंग कैपिटल डिमांड विल ड्राइव इट। सो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे व्यू में, कि जो ग्रोथ की बात की जा रही है, शायद ही वो 15-20% का ग्रोथ मिले जो पिछले बार के तौर पे था। सो ग्रोथ विल बी स्लोअर, बट एसेट क्वालिटी का इश्यू नहीं है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। विद इन द सेगमेंट देखिए, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वो क्लियरली बैंक्स को फायदेमंद है, क्योंकि बैंक्स में कासा का एक बास्केट है, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, जो लोअर रेट्स पे हैं, एंड यूजुअली इसके कारण इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहता है बैंक्स का। तो उस तौर पे अगर देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स,
एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हम लोग काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो अच्छे एनबीएफसीज है प्राइवेट सेक्टर में, उस पे भी हम लोग मतलब वेरी क्लोजली उसको वॉच कर रहे हैं कि वैल्यूएशंस अगर हमारे फेवर में आ जाए, वी विल डेफिनेटली टेक अ लुक एट देम आल्सो। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे कि इस फंड में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो क्यों ज्यादा है। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हमने अब तक काफ़ी चर्चा की मार्केट की और इस फंड की, और इस सेगमेंट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक एंड फाइनेंस के अलावा भी कई और सेक्टर्स हैं जहां पे फंड की बड़ी दिलचस्पी है और कुछ एक सेक्टर जहां से उनकी थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं। एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल, जिसपे आपका वेटेज कम है, मतलब आप चौथे नंबर पे आप उसको रख रहे हैं, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं और वहाँ पे डेट बिल्कुल नहीं है कंपनीज के पास, और आजकल ईवी प्ले और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ऑटो में नहीं आप लोगों को लगता है कि ये एक बड़ी स्टोरी निकल के आ सकती है 2-3-5 साल में? नहीं, डेफिनेटली नीरज जी, हम लोग पॉजिटिव हैं। एक्चुअली ये वेट आपको मतलब जो अभी दिख रहा है, हम लोग ने वेट इंक्रीज किया है, आपको आगे जाते हुए शायद वेटेजेस और बढ़ते हुए दिखेंगे। हमारा जो सेंस है ऑटो एंड ऑटोमोबाइल्स पे, पिछले 3-4 साल में इस सेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि BS3 टू BS4 का एक चैलेंज था, BS4 टू BS6 हुआ है। कोविड के कारण सेल्स कम हो गए थे, GST टैक्सेशन सबसे हाई लेवल्स पे है, सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबिलिटी एक इश्यू था। इसके अलावा ईवीज का पेनिट्रेशन के कारण कंपटीशन बढ़ गया है। अगले 3 से 4 साल में ये चैलेंजेस मोरलेस नहीं रहेंगे, एंड हेंस अगले 3 से 4 साल का अगर कोई व्यू लेता है, क्लियरली इट विल लुक फार बेटर देन द लास्ट 3 to 4 years. वी आर पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर। और वो भी 4 व्हीलर में है या 2 व्हीलर में? 4 व्हीलर में देखिए, हम लोग 2 व्हीलर्स में भी हैं, 4 व्हील पैसेंजर सेगमेंट में भी है एंड ट्रक सेगमेंट में भी। तीनों सेगमेंट्स में हम लोग इसको क्लोजली वॉच करना है। इसके अलावा और एक चीज है, सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्लोबली डिमांड सप्लाई शुड स्टार्ट कमिंग बैक। ग्लोबल सप्लाई चेन्स को सप्लाई करने के लिए एक्चुअली एंसिलरीज जो है इंडिया में जो कंपनीज है, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट, एंड हेंस अगर आप हमसे पूछे तो क्लियरली हम लोग चारों सेगमेंट में प्ले कर रहे हैं। अच्छा, इसको बैंक के थ्रू भी तो आप प्ले कर रहे हैं? बैंक के थ्रू जो लेंडर्स हैं, आपने सही पकड़ा है, जो लेंडर्स हैं वो भी बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि इंडिया में क्लियरली ग्रोथ दिख रहा है इस सेगमेंट। अच्छा, बैंक सेक्टर का बड़ा फायदा है, उसके थ्रू सारा सेक्टर प्ले होते हैं, मतलब उसमें अगर आप हैं तो फिर कोई बचता नहीं है। एक जो कहते हैं कि चाइना प्लस वन केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, उसमें आप लोगों की दिलचस्पी कम क्यों है? देखिए, केमिकल्स में एक ही कारण से हम लोग मतलब थोड़ा अंडरवेट है। उसका एक ही रीजन है कि वैल्यूएशंस काफी हद तक खिंच गए थे। केमिकल्स ग्रोथ जरूर रहेगा, बट एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि केमिकल्स मोर और लेस एक कमोडिटी ओरिएंटेड बिजनेसेस है। कुछ सेगमेंट्स में स्पेशलिटी केमिकल्स है, मैं मानता हूँ, बट वैल्यूएशंस इस हद तक मतलब इनका वैल्यूएशंस इतना बढ़ गया था कि अपसाइड इन द नियर टर्म मिलना काफी दिक्कत है। एंड अगर आप इनको देखें स्टॉक्स को, पिछले 6-9 महीने में कुछ खास पार्टिसिपेशन इनका नहीं रहा। वी आर वेटिंग कि इनमें वैल्यूएशंस में थोड़ा गिरावट आए, थोड़े मोर रीजनेबल लेवल्स पे आए, वहां पे हम लोग जरूर देखेंगे। अच्छा, टोटल जो 15 स्टॉक हैं उसमें करीब 65% का एक्सपोजर है, और सेक्टोरली अगर आप देखें तो 2-3 सेक्टर है जहाँ पे 55% का एक्सपोजर है आपका। तो थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा आपको कुछ ही स्टॉक्स या कुछ ही सेक्टर्स पे? देखिए, हम लोग यूजुअली जो पोर्टफोलियो बनाते हैं 45 से 50 स्टॉक मैक्सिमम रहता है, मोर लाइक 45 स्टॉक्स। एंड व्यू ये है कि अगर आप किसी बिजनेस पे कन्विंस्ड है तो यू हैव टू शो द वेट, वो वहां पे वेट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी पोर्टफोलियो में रिटर्न्स बनते। 100 स्टॉक लेकर मैं अक्रॉस 10 सेक्टर्स पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान है, बट उसमें रिटर्न्स हो सकते हैं कि आपको ऑप्टिमम रिटर्न्स नहीं मिले।
ऑप्टिमम रिटर्न्स के लिए ये जरूरी है कि जिस सेक्टर पे आपका कॉन्फिडेंस हो, उस सेक्टर में आप वेटेज दिखाएं। जिन कंपनीज में आपको कॉन्फिडेंस हो, वहां पे आप वेटेज दिखाएं। सो क्लियरली हमारा ये थॉट प्रोसेस रहेगा, जो बिजनेसेस हमें पसंद आए वहां पे हम लोग डेफिनेटली वेटेजेस ज्यादा देंगे। ओके अच्छा, वैल्यूएशन आपका इस समय 25 का है और निफ्टी से काफी नीचे, तो मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगा कि इस माहौल में भी अगर आप 25 का वैल्यूएशन कमांड कर रहे हैं तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। देखिए, कंपनीज में एक्चुअली ग्रोथ भी काफी अच्छे हैं। अगले 3 साल का भी अगर व्यू लेते हैं, ये साल थोड़ा कंफ्यूजिंग है या थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट अगर उसके अगले 2 साल के व्यू से अगर चले तो पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स भी है। एंड जिस कारण से इस पोर्टफोलियो में जो पी आप देख रहे हैं वो पी कमांड करने लायक है। ओके अच्छा, फ्लोज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, अभी भी सब बढ़िया वैसे ही चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो डेटा देख रहे हैं उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं दिखती मार्केट में, सारे इन्वेस्टर्स की लगातार चल रही, तो उसमें थोड़ा सा हमें बताइए कैसा चल रहा है आजकल। फ्लोज ठीक है एक्चुअली मार्केट्स में। आई थिंक जनरली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिप बुक इज वेरी स्ट्रांग। लंप सम शायद थोड़े कम हो गए, बट वो भी आई थिंक सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो they will all start coming back. SIP book जो है वो काफी strong है, and हमारे AMC level पे actually we haven't seen much of a slowdown. ओके एक लास्ट क्वेश्चन, जो जैसे हम लोग, आपने कहा कि इन्फ्लेशन को ट्रैक करना चाहिए, उससे पता लगेगा कि कैसी दिशा बन रही है। ये तो रेगुलर बेसिस पे आप भी ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग भी रोज देखते हैं। कोई ऐसा इवेंट आपको लगता है जो आगे बड़ा प्ले हो सकता है और वो एक पोटेंशियल रिस्क हो सकता है? देखिए, रिस्क के तौर पे फ्रैंकली स्पीकिंग इवेंट प्रेडिक्ट करना बड़ा दिक्कत है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट जो इवेंट रिस्क अभी मतलब जिसके थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं, द रशिया यूक्रेन इश्यू, अगर ये फ्लेयर अप हो जाता है और मोर कंट्रीज गेट इन्वॉल्व इन दिस, या ये स्ट्रेच हो जाता है, हम लोग आज के दिन में ये मान के चल रहे हैं कि अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं ये सेटल हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेच होता रहा तो वो एक बड़ा रिस्क है। आई थिंक चाइना ताइवान का भी जो इशू है एट अ जियोपॉलिटिकल लेवल, देयर आर टेंशंस बिल्डिंग अप, वहां पे भी टेंशंस बिल्ड अप। तो ये दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। होपफुली सैनिटी प्रिवेल्स एंड the countries don't get into a conflict. बट अगर इवेंट रिस्क की बात की जाए तो ये दोनों को हम लोग काफी क्लोजली ट्रैक। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियो पॉलिटिकल थोड़ा सा हम लोगों को भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कुछ दिन पहले कि जिसमें MI5 और CIA के को कोट किया गया था कि चाइना ताइवान में बहुत टेंशन बना हुआ है, तो वो एक नया फ्रंट खुल सकता है। पता नहीं खुले ना खुले, मैं तो चाहता हूँ कभी नहीं खुले ये, लेकिन ये जियो पॉलिटिकल एक्चुअली वाकई बड़ा मुश्किल भरा दौर है। कहाँ कब क्या होगा किसी को मुश्किल है, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड PGIM का, जिसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन इसके अभी भी बहुत रिच है, और वो इस बात को दिखाते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है, और जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स इसमें है वो इसका संकेत है। तो आप लोग भी पढ़िए इसको और ज़्यादा जानकारी लीजिए, और फ्लेक्सी कैप इस मार्केट को प्ले करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जहाँ पे कम से कम फंड मैनेजर के पास ये चॉइस है कि जहाँ बेटर रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे बड़ी आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है। अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मार्केट को, फंड को, और आपकी सोच को कि आप लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो हम लोग फिर किसी दिन किसी और एक फंड के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।